Hello everyone, this is Raj Kumar. Welcome to my channel English Junction. Today we are going to learn how to change an active voice into passive voice, or you can say transformation of present continuous tense and past continuous tense. ये पार्ट 2 की वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, जिसमें कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों के वाक्यों को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है उसके बारे में बताया गया था। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है उसके बारे में जानेंगे। 11th और 12th के स्टैंडर्ड्स के विद्यार्थियों के लिए 11th और 12th के कोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है और एक्टिव और पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ लीजिए। Now come to the main points. How many kinds of voices are there? There are only two kinds of voices. First one is active voice and second one is passive voice. Active voice को हम कर्तवाच्य कहते हैं और passive voice को हम कर्मवाच्य कहते हैं। आप इसको दूसरी तरीके से आप समझते हैं, सक्रिय आवाज और निष्क्रिय आवाज। इसका मेन रूल क्या है? In passive voice the object of the action becomes the subject of the sentence and the focus shifts to the action or the receiver of the action, and an objective form of the pronoun is used with by. किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का मुख्य नियम क्या है कि वाक्य में दिए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन दिया हुआ है तो उस प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म को सबसे पहले लगाते हैं, और जो वाक्य में सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको वाक्य के अंत में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यदि कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो लास्ट में बाई लगाकर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखा जाता है। यदि कोई नाउन है तो उसे एज इट इज लिख दिया जाता है। चेंजेस इन प्रोनाउंस में क्या क्या चेंजेस करते हैं ये फर्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाया गया था, लेकिन शॉर्ट में आप इसमें भी समझ लीजिए कि जो सब्जेक्टिव फॉर्म है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म में लाना होता है, तभी आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस में आई दिया है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय वो बाई मी हो जाएगा, वी दिया हुआ है तो बाई अस हो जाएगा, यू दिया हुआ है तो बाई यू हो जाएगा, ही दिया हुआ है तो बाई हिम हो जाएगा, शी दिया हुआ है तो बाई हर हो जाएगा, दे दिया हुआ है तो बाई देम हो जाएगा, और हु दिया हुआ है तो उसे वाक्य के आरंभ में बाई हुम कर देते हैं। आप चाहे तो इसको वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं। अदर नाउन्स में कोई चेंज नहीं होता है। समवन, पीपल, एटसेट्रा इन शब्दों का प्रयोग बाई लगाकर नहीं करते हैं, इसे छोड़ दिया जाता है एज इट इज। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क होता है आप इसको समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। In active voice, both transitive and intransitive verb can be used. In passive voice, only transitive verb can be used with some exception. एक्टिव वॉइस में दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, सकर्मक व अकर्मक, जबकि पैसिव वॉइस सिर्फ उन्हीं वाक्यों का बनाया जाता है जिनमें सकर्मक क्रिया दी होती है। एक्टिव वॉइस कैन बी फॉर्म्ड इन 12 टेंसेज, पैसिव वॉइस कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन 8 टेंसेज। एक्टिव वॉइस को हम 12 टेंसेज में बनाते हैं, जबकि पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेज में बनाए जा सकते हैं। इन एक्टिव वॉइस वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर। एक्टिव वॉइस में जो वाक्य की क्रिया है वो टेंस, उसके सब्जेक्ट व उसके नंबर के अनुसार बदलती रहती है, जबकि पैसिव वॉइस में जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की उसका प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। लेट अस सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों को एक साथ देखते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब टू बी पर फोकस करना है। वर्ब टू बी में क्या फोकस करना है, सबसे पहले जानते हैं इसका रूल क्या है। ing is replaced by being with the third form of the verb। जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ing जुड़ी होती है उसको हटाकर उसी क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना पड़ता है और आपका
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके शो किया हुआ है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो इज एम आर आएगा, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। यही अंतर है दोनों में। और जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इन्हीं में से कोई एक वचन के अनुसार, उसके नंबर के अनुसार इनका प्रयोग कर दिया जाएगा, और उसके बाद बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। लेट अस सी थ्रू द एग्जांपल। जया इज अरेंजिंग द क्लॉथ्स। अब आप इसको जब पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो इसके स्थान पर वॉज आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं। पूरा सेंटेंस आप देख सकते हैं कि इसमें इज है और इसमें वॉज दिया हुआ। इसके अलावा पूरे सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं है। सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है कि आपका सेंटेंस किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लॉथ्स। क्लॉथ को उठा के पहले ले आएंगे, और ये प्लूरल है तो इसके साथ इज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, इसके साथ क्या आएगा? आर। और जया को लास्ट में बाय लगाकर जया लिख दिया जाएगा। सेम इसमें होगा। इसमें क्या होगा? यहाँ पर क्लॉथ दिया हुआ है तो ये भी प्लूरल है, इसमें वॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द क्लॉथ्स के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, और आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज हो जाएगा। द क्लॉथ्स आर बीइंग अरेंज्ड बाय जया। दूसरे में क्या हो जाएगा? द क्लॉथ्स वर बीइंग अरेंज्ड बाय जया। नेक्स्ट एग्जांपल, दे आर मेकिंग फन ऑफ मी। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? दे वर मेकिंग फन ऑफ मी। तो हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे? इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी। मी को उठाकर इधर लाएंगे तो ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? आई। और इसमें भी आई हो जाएगी। बेसिक अंतर क्या है? वर और आर का। जब आई को उठा के इधर लाएंगे, आई के साथ क्या लाएंगे? एम। आई एम बीइंग मेड फन ऑफ बाय देम। प्रपोजिशन को हटाते नहीं है। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? आई वाज बीइंग मेड फन ऑफ बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल, आदित्य इज हेल्पिंग द नीडी। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? आदित्य वाज हेल्पिंग द नीडी। आप देख रहे हैं इस वाक्य में भी कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इज और वाज का अंतर है। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज है। हमने आपको बताया था किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा हो तो उसे प्लूरल कंसीडर किया जाता है, वो बहुवचन होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो बहुवचन के अनुसार आएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द नीडी आर बीइंग हेल्प्ड बाय आदित्य। ये नाउन है तो नाउन बदला नहीं जाता है। अगर यहाँ पर प्रोनाउन होता तो उसके स्थान पर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाती। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? द नीडी वर बीइंग हेल्प्ड बाय आदित्य। Now come to the negative sentence. How to change negative sentence into passive voice. आप इसमें देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही बेसिक अंतर है। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके एग्जाम में इस तरह से आए तो आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर करना है। हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि वाक्य किस टेंस में दिया हुआ है। Now come to the example. He is not supporting the weak. यहाँ पे क्या हो जाएगा? He was not supporting the weak. फिर देखिए, weak एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले फिर दा दिया हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दा दिया हुआ है तो उसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। द वीक को उठाकर इधर लाएंगे हम सब्जेक्ट के स्थान पर, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। क्या बन जाएगा सेंटेंस? द वीक आर नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो आपने लास्ट में क्या कर दिया? बाय हिम। इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ वाज के स्थान पर वर का प्रयोग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। द वीक वर नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर इज नॉट टीचिंग एनी स्टूडेंट दीज डेज। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लिखा जाएगा? द टीचर वाज नॉट टीचिंग एनी स्टूडेंट्स दोज डेज। यहां पर आप दो अंतर देख रहे हैं इसमें, एक तो इज, दूसरा यहां पर वॉज है। यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस में दोज है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दीज है। बाकी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पास्ट में दीज को प्रयोग नहीं कर सकते हैं और प्रेजेंट में दोज का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे?
हमने आपको पहले भी बताया था, इसे पार्ट 1 की जो वीडियो हमने शेयर की थी उसमें भी बताया था कि एनी को हटाकर हम नो कर देते हैं, और जब नो का प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा? नो स्टूडेंट इज बीइंग टॉट दीज डेज बाय द टीचर। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? नो स्टूडेंट वाज बीइंग टॉट दोज डेज बाय द टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल, द गर्ल्स आर नॉट ड्राइंग अ पिक्चर। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? द गर्ल्स वर नॉट ड्राइंग अ पिक्चर। दोनों में वही बेसिक अंतर है, आर का और वर का। अ पिक्चर को उठा के इधर लाएंगे तो अ पिक्चर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार इसके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा दोनों ही टेंसेस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, अ पिक्चर इज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय द गर्ल्स। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? अ पिक्चर वाज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय द गर्ल्स। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 क्या होते हैं? जब सब्जेक्ट से पहले कोई भी प्राइमरी ऑक्सिलरी दी होती है तो वे सभी वाक्य इंट्रोगेटिव टाइप 1 के अंतर्गत आते हैं। आप इसमें बेसिक अंतर वही देख रहे होंगे जो अब तक आप देखते आए हैं पूरी वीडियो में, कि शुरू में इज एम आर लगा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो फॉर्मूला दिया हुआ उसमें वाज वर्ब का प्रयोग किया गया। यही अंतर है, इसके अलावा कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो बहुत आसानी से इन टेंसेस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीख जाएंगे। आपको फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब पर। नाउ टेक द एग्जांपल, इज शाश्वत नॉट फीडिंग बर्ड्स। अब आप देख रहे हैं शाश्वत सिंगुलर इसलिए पहले इज लगा हुआ है, और फीडिंग बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा? वाज शाश्वत नॉट फीडिंग बर्ड्स। अब आप इसको बना लीजिए, बर्ड्स को इधर लाएंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे? आर को पहले लगा देंगे क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? आर बर्ड्स नॉट बीइंग फेड बाय शाश्वत। यहां क्या हो जाएगा? वह बर्ड्स नॉट बीइंग फेड बाय शाश्वत। अंतर कहां है? सिर्फ आर और वर का, बाकी सेंटेंस पूरा सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल, इज द हंटर चेजिंग अ डियर। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वॉज द हंटर चेजिंग अ डियर। अ डियर को उठाकर इधर लाएंगे तो अ डियर सिंगुलर है, तो यहां पर जहां इज लगा हुआ इज लगा रहेगा। इज अ डियर बीइंग चेज्ड बाय द हंटर। यहां पर क्या हो जाएगा? वॉज अ डियर बीइंग चेज्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट एग्जांपल, आर दे नॉट लुकिंग इनटू द मैटर। यहां पर क्या हो जाएगा? वर दे नॉट लुकिंग इनटू द मैटर। जब भी किसी भी वर्ब के साथ प्रपोजिशन दी हो तो हम उसको हटाते नहीं है, प्रपोजिशन उसी क्रिया के साथ बनी रहती है। आप ये देख रहे हैं द मैटर सिंगुलर है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले आर दिया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर दिया हुआ है। जब इस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो मैटर के अनुसार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये अब इज द मैटर नॉट बीइंग लुक्ड इनटू, यहां पर जो है आफ्टर का प्रयोग टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया, यहां पर इनटू आएगा। क्या आएगा? इनटू। और सेम यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहां पर भी गलत हुआ है, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? इनटू। इनटू, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। कैसे बन गया वाक्य? इज द मैटर नॉट being looked into by them, was the matter not being looked into by them. Now interrogative sentence type 2। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो टाइप 1 इंट्रोगेटिव थे। अब हम टाइप 2 के बारे में जानेंगे कि किस तरह से टाइप 2 के वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 में हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड दिया होता है। WH वर्ड का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु,
which, how, etc. ये क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले दिए होंगे, वाक्य में आपको सबसे पहले लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप इसको पहचान सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। और WH वर्ड का स्थान कभी नहीं बदलता है, जहां पर है वहीं पर वो लिखा रहता है। कभी कभी हम हु को वाक्य के अंत में बाय हुम कर देते हैं, लेकिन बाकी जितने भी WH वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो जहां पर है वहीं पर लिखे रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। नाउ see it through the example. Why are you disturbing me? यहां पर क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, why were you disturbing me? बेसिक अंतर वही आ रहा है, पूरे आप वीडियो में देख रहे हैं, आर और वर। अब आई मी को उठा के इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का, और यहां पर वॉज का प्रयोग कर देंगे, तो सीधा क्या हो जाएगा, वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा वाई was I being disturbed by you. Next example. Which fruit is Lalita buying from the market? आप सेंटेंस में देख रहे हैं, which fruit, कौन सा फ्रूट, जो फ्रूट है वही ऑब्जेक्ट है, इसका स्थान भी नहीं बदलता है, ये जहां पर है वहीं पर WH वर्ड के साथ रहेगा। और इस सेंटेंस को आप किस तरह से बना देंगे, which fruit is being bought from the market by Lalita, और यहां पर क्या हो जाएगा, which fruit was being bought from the market by Lalita. Next example, who is cutting the trees? Past continuous में क्या हो जाएगा, who was cutting the trees. हमने आपको बताया who को शुरू में ही by whom कर लेते हैं, the trees प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। ऐसे ही आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, इसमें वॉज दे रखा हुआ है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वर। तो आप इस सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, by whom are the trees being cut, यहां पर क्या हो जाएगा, by whom were the trees being cut. Thank you so much for staying with me for so long. Now I will see you in next video with another topic. Till then, bye.